प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल आर के क्लासेस मथुरा अगेन। आपका हमारे चैनल पर आर के क्लासेस मथुरा पर फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। ये बेटा क्लास 11th के चैप्टर 1 जो केमिस्ट्री का है उसकी 5वीं यानी कि 5th वीडियो होने वाली है। ये मैंने पहले ही लिख लिया। एक्चुअल में हुआ ये कि माइक ऑन करना भूल गए तो लिख लिया और वीडियो यहाँ तक बन चुकी थी और फिर याद आया कि हमने माइक ऑन नहीं किया, तो ये थोड़ा पहले से ही लिखा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, तो सबसे पहले आप इसमें समझेंगे एम्पियर। क्या समझेंगे? एम्पियर क्या होता है। तो एम्पियर क्या है आपको पहले बताया था। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो सबसे पहली लाइन यही लिख लेंगे कि इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में यह विद्युत धारा का मात्रक है। सबसे पहली बात ये हो जाएगी। इसके बाद इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने 10th क्लास में, पिछली क्लास जो आप पढ़ के आए हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या पढ़ी थी? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड टाइम में जब फ्लो होता है, तो जब 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड समय में जब बहता है तो करंट कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। तो वहीं से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द करंट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में यानी कि 1 सेकेंड, इकाई समय में आवेश द्वारा, इकाई आवेश द्वारा यानी कि 1 कूलम चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है उसे 1 एम्पियर या एम्पियर कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गई एम्पियर की डेफिनेशन। इसके बाद केल्विन। केल्विन किसकी यूनिट बताई थी? टेम्परेचर की। तो सबसे पहले यही लिखेंगे, इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यह तापमान का मात्रक है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यह तापमान का मात्रक है। दूसरा इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो ध्यान से समझना। देखो, एक होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जल का ट्रिपल बिंदु या त्रिबिंदु, है ना। वो क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहां वाटर तीनों अवस्थाओं में, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में प्रेजेंट रहता है। तो उस टेम्परेचर का जो 273.16 पोर्शन है, यानी कि उस टेम्परेचर में जब आप 273.16 से डिवाइड कर दोगे तो जो टेम्परेचर आएगा, जो तापमान आएगा वो केल्विन होता है, यानी कि 1 केल्विन की डेफिनेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द टेम्परेचर ऑफ 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब जल के ट्रिपल बिंदु तापमान के इतने भाग के तापमान को केल्विन कहते हैं। ठीक है, सबके क्लियर होगी ये बात। अब देखिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मोल। मोल, सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे मोल में भी? इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यह पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, यानी कि सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की आप मात्रा, मात्रा मतलब अमाउंट, कितना है कितना नहीं है, इसका पता जिस, मतलब इसका जो यूनिट है जिसको नापेंगे तोलेंगे, इस यूनिट में तोलते हैं, मोल में, है ना। ये पहली हो गई। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? देखिए, आप ये बताइए कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? परमाणु भार कार्बन का कितना होता है बताओ? 12 होता है ना। 12 यूनिट होता है। जब आप उसे केजी में बदलेंगे, किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12/1000, 0.012 केजी। तो इतने किलोग्राम कितने में? 0.012 केजी, है ना। इतने कार्बन में जो अणुओं की संख्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या कोई भी एटम ले सकते हैं, जितने अणुओं की संख्या होगी उन अणुओं की संख्या को ही हम मोल कहते हैं। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 ऑफ कार्बन 12। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन
0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट, इधर लिख देता हूँ कार्बन 12 एलिमेंट, बस ये है। यानी कि कार्बन 12 के 0.012 kg में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, है ना, एकदम सरल डेफिनेशन। आपने कार्बन 12 लिया है, अगर आप ऑक्सीजन लेते तो इसकी जगह क्या हो जाता? 16 हो जाता। हाइड्रोजन लेते तो 1 हो जाता, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16 होता है, 16 हो जाता। सोडियम, अगर आप सोडियम लेते तो 23 हो जाता। समझ गए? तो कार्बन के रेस्पेक्ट में निकाला है और इसी के रेस्पेक्ट में कार्बन के लेकर के ध्यान में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ तक आपकी ये डेफिनेशन हो गई, यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए बच्चों, कुछ बेसिक चीज़ों में, क्योंकि हम इस चैप्टर में बेसिक पढ़ते हैं, तो बेसिक चीज़ों में एक आता है प्रीफिक्स इन एसआई यूनिट, यानी कि एसआई मात्रक में पूर्व लग्न। आपने जैसे पढ़ा होगा सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, डेसीमीटर पढ़ा है, सुना तो होगा ही, पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो, है ना। तो वो तो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट तो मीटर है, मीटर से पहले सेंटी लग जाता है। जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम से पहले क्या लग जाए? किलोग्राम है तो ग्राम, हाँ, ग्राम से पहले किलो लग गया, किलोग्राम हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एम्पियर से पहले मिली एम्पियर लग गया या नैनो एम्पियर लग गया, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं क्या? ये प्रीफिक्स हैं। अब आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है, कौन कौन सी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि कोई चीज़ सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो सारी यूनिट ऐसा यूनिट में होनी चाहिए, या उन सब की यूनिट एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, तभी तो कैलकुलेशन सही होगी, नहीं तो गलत हो जाएगी। तो आप यही चीज़ सीखेंगे इसमें कि कौन कौन सी होती हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या है। तो देखो क्या क्या होती हैं: डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो, जेप्टो, योटो। ठीक है, 10 तो ये होती हैं। कौन कौन सी? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो, जेप्टो, योटो। अब इनका सिंबल भी तो होता है। डेसी को इनका सिंबल भी होता है एक, क्योंकि पूरी लैंग्वेज थोड़ी ना आती, पढ़ते हैं ऐसे हम। सेंटी जो डेसी है उसके होता है स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का ये म्यू, ये सिंबल म्यू है माइक्रो का। एक बार फिर बना के दिखाएं ऐसे, मैकडोनाल्ड का एम लगभग, है ना। माइक्रो, नैनो स्मॉल एन, पीको स्मॉल पी, फेमटो स्मॉल एफ, ऑटो स्मॉल ए, जेप्टो स्मॉल जेड, ये स्मॉल जेड है ना, योटो स्मॉल वाई। ये वैल्यूज होती हैं। इनकी जो वैल्यू है, यानी कि इनको हटाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो उनकी हमें वैल्यू भी याद रखनी होंगी। देखो कैसे रखेंगे, पहले तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, फिर जो डेसी है वो होता है 10 की पावर -1, ये होता है 10 की पावर -2, ये होता है 10 की पावर -3, है ना, -1 -2 -3। इसके बाद 3 की टेबल चलती है, कैसे? 6 9 12 15 18 21 24। समझ गए? जैसे आपको कहीं आ जाए कि माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -6 मीटर होते हैं, ऐसे। माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की पावर -6 एम्पियर होते हैं। यानी कि इन प्रीफिक्स को, इन पूर्व लग्नों को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये 15
यहां तक 3, यहाँ के बाद 3 की टेबल। ये हो गई माइनस में, यानी कि छोटी छोटी वैल्यू। कुछ बड़ी वैल्यू भी हैं, और जैसे ये छोटी वैल्यू हो गई, अब बड़ी वैल्यू पढ़ेंगे। जैसे बड़ी होती हैं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। ठीक है, हंस रहे हो आप तो। क्या मैं कोई जोक बोल रहा हूं? हैं? जेटा में एक टी आता है, जेटा में एक टी आता है, और योटा में तो 2 ही आते हैं, है ना। तो ये हो गए, और भी 20 प्रीफिक्स हैं टोटल। देखो 10 ये हैं, 10 ये हैं, है ना। तो डेका कैपिटल डी, हेक्टो कैपिटल एच, किलो कैपिटल के, मेगा कैपिटल एम, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, पेटा कैपिटल पी, एक्सा कैपिटल ई, जेटा कैपिटल जेड, कैपिटल वाई, योटा। हो गए। इनकी भी वैल्यू ऐसे याद करनी है, लेकिन माइनस में नहीं, प्लस में, है ना। ये माइनस में थी, ये प्लस में। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। अब 3 की टेबल, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। ठीक है ना। ये सारे प्रीफिक्स। अब देखो, याद करने का कोई तरीका तो है नहीं, याद करने का एक यही तरीका है। कैसे? सीक्वेंस में, माइनस का सीक्वेंस, प्लस का सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? 10 की पावर, माइनस में 3 की टेबल, 3 से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे इधर हो जाएगी। जैसे मैंने याद कर रखा है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मैं आपको कुछ समझाने के लिए एक क्वेश्चन करा दूं, है ना। देखो, एक क्वेश्चन है जैसे, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर, यानी कि कितने मीटर होंगे किस चीज में। 2 क्वेश्चन बता दो। एक जैसे 5 PM में, 5 PM में कितने मीटर होंगे। और एक और क्वेश्चन बना रहा हूं, 5 EM में कितने मीटर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 5 पिकोमीटर में कितने मीटर हैं। देखना पिकोमीटर कहाँ है, पिको ये रहा, स्मॉल p मतलब पिको कितना, 10 की पावर -12। तो इसका आंसर होगा 5 × 10 की पावर -12 मीटर, इतने मीटर होंगे, है ना। इसका ये क्या है, एक्सामीटर, एक्सा में कितने होते हैं, 10 की पावर 18। तो इसका होगा 5 × 10 की पावर 18 मीटर, ये इसका हो जाएगा। समझ गए? ऐसे कन्वर्जन करना होता है बस। बात समझ में आ गई सबके यहाँ तक? तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए बेटा, इसके बाद आपको मास एंड वेट, है ना। वैसे तो ये आप 9th में पढ़ चुके हैं मास और वेट, लेकिन फिर भी है बुक में तो पढ़ेंगे, है ना। तो मास क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ मैटर contained in a body, contained in a body, यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है ना। यह है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, मास। ठीक है। और वेट क्या होता है? इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऑन एनी
ऑब्जेक्ट बाय अर्थ, बाय अर्थ। ये क्या है? यह पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे हमें खींचती है, वो होता है वेट। ये होता है मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में जो पदार्थ भरा हुआ है, जैसे हमारे अंदर पदार्थ भरा है ना, वो सब। ठीक है। इसकी यूनिट क्या है? मात्रक। इसका मात्रक है किलोग्राम, और इसका मात्रक क्या है? यूनिट यानी कि मात्रक। क्या है इसका मात्रक? इसका मात्रक है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एक और पॉइंट क्या याद रखेंगे? इट इज कांस्टेंट। इट इज कांस्टेंट यानी कि यह नियत है, मतलब फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। और ये इट इज वेरिएबल, यह परिवर्तनशील है। यह परिवर्तनशील है, यानी कि अर्थ अगर हम धरती पे तोलेंगे तो जैसे मेरा वेट 90 kg है अर्थ पे, मून पे कम हो जाएगा, 15 किलो का रह जाऊंगा मैं मून पे केवल। हाँ, 6वां पार्ट होता है ना, है ना। लेकिन जितना मैं अब हूँ इतना ही मून पे रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं मून पे इतना पतला हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये चीज हो गई। ठीक है। और इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी जीरो, यह शून्य नहीं हो सकता। यह शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये फोर्स है, ये तो हो सकता है। इट कैन बी जीरो। इट कैन बी जीरो, यह शून्य हो सकता है। यह हो सकता है बेटा जीरो, यह नहीं हो सकता। ठीक है। मास एंड वेट में डिफरेंस पता चल गया और डेफिनेशन भी पता चल गई। इसके बाद डेंसिटी। इसके बाद डेंसिटी है ना। डेंसिटी हिंदी में इसे क्या कहते हैं? घनत्व। ठीक। डेंसिटी क्या होती है? इट इज मास पर वॉल्यूम, है ना। इट इज मास ऑफ ए बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व कहलाता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। हिंदी में क्या लिखेंगे? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी बताना। इसका मात्रक क्या बनेगा? देखो, मास का होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, kgm-3, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यहाँ तक नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। जिस बच्चे ने भी हमारे चैनल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब ना किया हो, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। RK क्लासेस मथुरा आप सभी के लिए इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही केमिस्ट्री के सारे नोट्स डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।